अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। लिस्ट द एक्सटर्नल कंडीशंस विच अफेक्ट रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन। कह रहा बच्चों एक्सटर्नल कंडीशंस को लिस्ट करें जो रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन को अफेक्ट करती हैं। Answer is the rate of enzymatic reaction is measured by the amount of substrate change or amount of product formed during a period of time। कह रहा बच्चों जो रेट होता है एंजाइमेटिक रिएक्शन का वो कैसे हम मेजर कर सकते हैं? थ्रू द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि कितना सबस्ट्रेट चेंज हुआ है, और थ्रू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, या कितना प्रोडक्ट बन रहा है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, एक खास पीरियड के दौरान। The external conditions which affect rate of enzyme reactions और कह रहे हैं जो एक्सटर्नल कंडीशन जो एंजाइम रिएक्शन को रेट को अफेक्ट करती हैं वो हैं। नंबर 1 इज टेम्परेचर, नंबर 2 pH, नंबर 3 कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, नंबर 4 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। बच्चों ये जो चार फैक्टर्स हैं ये मेन फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। कौन कौन सा? टेम्परेचर, pH, enzyme concentration and substrate concentration. Next question is compare the optimum temperature of enzymes of human and thermophilic bacteria। कह रहा है बच्चों जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है एंजाइम्स का ह्यूमंस का और थर्मोफिलिक बैक्टीरिया का, उनका कंपैरिजन करें। आंसर इज all human enzymes have a optimum temperature of about 37 to 38 degrees Celsius, but bacteria living in hot springs may have an optimum temperature of 70 degrees Celsius or higher। कह रहा बच्चों जो इन ह्यूमन बॉडी के जो एंजाइम्स हैं उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो अराउंड अबाउट 37 टू 38 डिग्री सेल्सियस, जबकि जो बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग्स में रह रहे होते हैं उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो अराउंड अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस और हायर हो सकता है। ठीक है। सच एंजाइम्स हैव बीन यूज्ड इन बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर्स फॉर हाई टेम्परेचर वॉशेस। कह रहा है बच्चों ये जो एंजाइम्स है ये यूज होते हैं बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर्स में फॉर हाई टेम्परेचर वॉशेस के लिए। इफ टेम्परेचर इज reduced to near or below freezing point, enzymes are inactivated, not denatured। कह रहा है कि टेम्परेचर को हम रिड्यूस कर दें यानी कम कर दें, नियर करीब या बिलो फ्रीजिंग पॉइंट कर दें, तो एंजाइम्स क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव होते हैं, डीनेचर नहीं होते। दे विल रीगेन देयर कैटालिटिक इन्फ्लुएंस व्हेन हायर टेम्परेचर आर रिस्टोर्ड। कह रहा है कि वो अपनी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो दोबारा रीगेन का मतलब दोबारा हासिल कर लेंगे जब हायर टेम्परेचर रिस्टोर वापस उनको मिलेगा। ठीक है। कह रहा है कि ऐसे एंजाइम्स का जब हम टेम्परेचर क्या करते हैं लो कर देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट के करीब, तो ये इनएक्टिव होते हैं, डी नेचर नहीं होते। डी नेचर का मतलब होता है कि प्रॉपरली वो नहीं, उनकी शेप डी नेचर हो गई और वो कभी भी जो फंक्शन में परफॉर्म नहीं कर सकते। इनएक्टिव का मतलब होता है वो टेम्परेरीली इनएक्टिव हुए हैं और जब हायर टेम्परेचर दोबारा वापस उनको मिलेगा तो दोबारा एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है। तो कह रहा है they will regain their catalytic activity when higher temperature is restored। This temperature where an inactive enzyme becomes active again is called minimum temperature। कह रहा है ये टेम्परेचर जिसमें एक इनएक्टिव एंजाइम दोबारा एक्टिव हो जाता है इसको हम कहते हैं मिनिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ह्यूमन एंजाइम्स एंड थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, ये बच्चों आपने चैप्टर में पीछे पढ़ा भी था, तो ये ग्राफ भी बना हुआ है। तो ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ह्यूमन एंजाइम्स का, तो इसकी जो पीक होती है ये देखें 40 से थोड़ा पीछे यानी 37 डिग्री सेल्सियस पे होती है। ठीक है। इनका ह्यूमन के एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर अराउंड अबाउट 37 टू 38 है, जबकि जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया हैं जो हॉट स्प्रिंग्स वगैरह में रहते हैं उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो अराउंड अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द रेंज ऑफ pH at which human enzymes function। बच्चों हमने जब फैक्टर्स पढ़े थे ना, फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? टेम्परेचर पढ़ा था, पीएच पढ़ा था, एंजाइम कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन।
तो हमने कहा था कि हर एंजाइम का एक अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। जैसे अब हमने ह्यूमंस के जो एंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर पड़ा रहा है अराउंड अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस ऊपर वाले क्वेश्चन में, और जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया उनका अराउंड अबाउट पड़ा है 70। इसी तरह से जो पीएच होती है ये भी अब डिफरेंट एंजाइम्स के लिए जो डिफरेंट कंडीशंस में रह रहे हैं उनके लिए डिफरेंट है। ठीक है, अब कह रहा है कि रेंज ऑफ पीएच बताएं जिस पे ह्यूमन एंजाइम्स फंक्शन करते हैं। ठीक है, आंसर इज every enzyme functions most effectively over a particular pH range। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हर एंजाइम है जो वो बेस्ट जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो एक खास पीएच रेंज के ऊपर करता है। दिस नैरो रेंज ऑफ पीएच एट विच द मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन इज अचीव्ड इज कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। कह रहा है ये जो नैरो रेंज होती है पीएच की जिस पे मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन हम अचीव कर सकते हैं, इसको हम कहेंगे ये ऑप्टिमम पीएच है, जिसमें यानी मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन अचीव होगा। Effect of pH. Enzyme conformation is sensitive to pH changes because pH influences the charges on amino acid side chains that are involved in maintaining tertiary and quaternary structure of enzyme। कह रहा है बच्चों जो enzyme conformation है वो sensitive to है pH change, कि एंजाइम की जो अरेंजमेंट है वो पीएच चेंज को सेंसिटिव है। ठीक है, क्योंकि जो पीएच है वो किसको इफेक्ट करती है, वो इफेक्ट करती है चार्जेस ऑन अमीनो एसिड के ऊपर। ठीक है, जो अमीनो के ऊपर चार्जेस होते हैं उनको। ठीक है, स्लाइड चेंज इन ऑप्टिमम पीएच ऑफ एन एंजाइम causes ionization of amino acid of enzyme, therefore they become inactive temporarily। कह रहे कि अगर स्लाइड चेंज थोड़ा सा भी चेंज होगा अगर ऑप्टिमम पीएच में, तो वो क्या होगा, वो क्या कर देगा, जो वो अमीनो एसिड की आयनाइजेशन कर देगा, यानी उसको आयंस में कन्वर्ट कर देगा। तो एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे टेम्परेरीली। ऑन द अदर हैंड extreme changes in optimum pH alter the ionic charge of the acidic and basic groups of enzyme and therefore disrupt the ionic bonding denaturation that helps to maintain the specific shape of the enzyme। कह रहा है अगर स्लाइड चेंज हो तो फिर तो वो क्या होंगे, टेम्परेरीली यानी थोड़े टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाएगा एंजाइम, और जब दोबारा से एक्टिव हो जाएगा जब नॉर्मल पीएच होगी। ठीक है, लेकिन कह रहा है अगर एक्सट्रीम चेंज हो गया यानी पीएच को बहुत ज्यादा चेंज कर दिया हमने, यानी अगर एक एंजाइम है उसकी ऑप्टिमम पीएच 2 है फॉर एग्जांपल, और हमने पीएच चेंज कर दिया है और 7 या 8, तो वो क्या होगा, एक्सट्रीम चेंज कर रही है। जब एक्सट्रीम चेंज करेंगे तो वो कह रहा है कि जो वो क्या कर देगा, एक्सट्रीम चेंज इन पीएच क्या करेगा, वो अल्टर यानी चेंज कर देगा आयनिक चार्ज को, और जिसकी वजह से जो आयनिक बॉन्डिंग है वो डिसरप्ट हो जाएगी, जो क्या कर रही है एंजाइम की शेप को मेंटेन कर रही है, यानी एंजाइम डी नेचर हो जाएंगे। ठीक है, ये आप देखें, ये हमने पीछे चैप्टर पीएच में पढ़ा था कि जो ऑप्टिमम पीएच है एक एंजाइम है ह्यूमन एंजाइम पेप्सिन उसकी है 2, जबकि एक और ह्यूमन एंजाइम में ट्रिप्सिन उसकी ऑप्टिमम पीएच है 8। ठीक है, तो देखिए हर एंजाइम टू एंजाइम क्या थी, ऑप्टिमम पीएच वेरी होती है और हर एंजाइम अपनी ऑप्टिमम पीएच पे बेस्ट वर्क करता है। द ऑप्टिमम पीएच वैल्यूज फॉर मोस्ट एंजाइम्स फॉल इन द रेंज ऑफ पीएच 6 to 8। कह रहा है मोस्ट ऑफ एंजाइम्स के लिए जो पीएच वैल्यूज हैं वो ऑप्टिमम पीएच वो अराउंड अबाउट 6 to 8 होती है, बट देयर आर एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। सम एंजाइम्स लाइक prepare from green papaya act both in acidic and alkaline media। कह रहा है कुछ एंजाइम्स लाइक पपेन एंजाइम है जो कि प्रेजेंट होता है पपाया के अंदर, वो बहुत एसिडिक और अल्कलाइन यानी बेसिक मीडिया दोनों में काम करता है। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन इज एक्टिव इन एसिडिक मीडियम एट pH 2 and trypsin is inactive at this pH but shows maximum activity in alkaline medium at pH 8। अब हमने पढ़ा था कि जो मोस्ट ऑफ एंजाइम्स के लिए जो ऑप्टिमम पीएच है वो 6 to 8 होती है, लेकिन एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है, जैसे कि कह रहा है कि जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है पेप्सिन वो एक्टिव होता है पीएच 2 पे यानी एसिडिक मीडियम पे, जबकि जो एक और एंजाइम है ट्रिप्सिन वो 2 पीएच पे इनएक्टिव होता है और वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है बेसिक मीडियम यानी पीएच 8 पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
What are enzyme inhibitors? Name the molecules which act as enzyme inhibitors. कह रहा है क्या बच्चों, enzyme inhibitors क्या होते हैं और molecules के नाम बताएं जो as enzyme inhibitor act करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे enzyme inhibition होती क्या है। enzyme inhibition, the phenomena in which an enzyme fails to catalyze a reaction is called enzyme inhibition. Inhibit का मतलब ये होता है to stop या रोकना। enzyme inhibition हो गया है तो फिर ऐसा प्रोसेस द फिनोमेना, ऐसा प्रोसेस जिसमें एक एंजाइम इन विच एन एंजाइम फेल्स टू कैटालाइज रिएक्शन, जिसमें एक एंजाइम एक रिएक्शन को कैटालाइज ना कर सके तो हम कहेंगे ये क्या हो गया, एंजाइम इनहिबिशन हो गया। एंड द मॉलिक्यूल्स which react with enzyme but are not converted into desired products are called enzyme inhibitors. और बच्चों कह रहा है ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम के साथ रिएक्ट करें लेकिन हमारे जो डिजायर्ड या रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसमें कन्वर्ट ना हो, उनको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, यानी एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करने वाले हैं। इन जनरल द एंजाइम इनहिबिशन इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ regulation of enzyme activity within cells, but sometimes when external factors causes enzyme inhibition, it may become dangerous for life. बच्चों कह रहे हैं नॉर्मली तो क्या होता है, जो एंजाइम इनहिबिशन है ना, ये नॉर्मल पार्ट है रेगुलेशन किस चीज का, एंजाइम एक्टिविटी को रेगुलेट करने का। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक एंजाइम है वो एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है और जितने हमें प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड थे उतने प्रोडक्ट्स जब बन गए, अब हमें चाहिए कि एंजाइम को कि अब वो और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना करे, तो क्या होगा कि वही जो प्रोडक्ट बन रहा है वो या कोई और वो क्या करेगा, जाके उसी एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड कर देगा और उसको बोलेगा कि उसकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा टेम्परेरीली कि आप वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करो। और जब उसी प्रोडक्ट की शॉर्टेज होगी तो वो क्या करेगा, वो वहां से रिमूव हो जाएगा एक्टिव साइट से और जो एंजाइम है वो दोबारा एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वो दोबारा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा। यानी ये एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए भी ये मैकेनिज्म यूज होता है एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, कि जब हमें रिक्वायर्ड हो तो हम ना हो तो हम एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि जब सम टाइम अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर बाय का कोई फैक्टर आके एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, तो वो डेंजरस फॉर लाइफ भी हो सकता है। क्योंकि अगर कोई ऐसा प्रोसेस को वो एंजाइम एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, स्टॉप कर देता है जो नेसेसिटी है लाइफ के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा हमारे लिए। नेक्स्ट है बच्चों मॉलिक्यूल्स व्हिच एक्ट एज एंजाइम इनहिबिटर्स। द मॉलिक्यूल्स व्हिच एक्ट एज इनहिबिटर्स इंक्लूड पॉइजन्स, साइनाइड्स, एंटीबॉडीज, antimetabolites, penicillin, sulfa drugs, etc. Inhibition may be competitive or non-competitive. और जो कह रहे हैं कि एंजाइम मॉलिक्यूल्स जो इनहिबिटर के तौर पे काम करते हैं वो कौन कौन से हैं, पॉइजन्स हो सकते हैं, वो साइनाइड्स, एंटीबॉडीज, एंटीमेटाबोलाइट्स, पेनिसिलिन, सल्फा ड्रग्स एक्सेट्रा। और वो जो कह रहा है कि इनहिबिशन दो टाइप की होती है, कम्पिटिटिव भी हो सकती है, नॉन कम्पिटिटिव भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर्स। कह रहा है बच्चों जो कम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर्स है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। आंसर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ competitive inhibitors is it supports lock and key hypothesis, it shows। अच्छा बच्चों इससे पहले मैं बता दूं कि कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में डिफरेंस क्या है। इनहिबिशन तो का मतलब तो ये है ना कि स्टॉप करने एक्टिविटी को। अब अच्छा कम्पिटिटिव इनहिबिशन में ये होता है कि जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल है ना उसकी वो शेप जो है ना वो सिमिलर टू होती है सबस्ट्रेट के। ठीक है, इनहिबिटर मॉलिक्यूल क्या है कि जिसने आके बाइंड करना है एक्टिव साइट और एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करना है, स्टॉप करना है। ठीक है, इस केस में क्या होता है, कम्पिटिटिव की केस में कम्पिटिटिव किससे निकल रहा है, कंपटीशन से। देखना इसमें कंपटीशन किसके बीच में, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में। इसके केस में क्या होता है कि जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल होता है उसकी शेप जो होती है ना वो सिमिलर टू होती है सबस्ट्रेट के। सबस्ट्रेट के जो नॉर्मल प्रोडक्ट जिसने एंजाइम के साथ आके बाइंड होना था और उसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है होना था। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि इनहिबिटर की शेप जो होती है वो सिमिलर टू होती है सबस्ट्रेट। ठीक है, इसलिए इनहिबिटर को compete यानी compete करना पड़ता है किसके साथ,
सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के लिए, ठीक है, कि सबस्ट्रेट की भी तो शेप सिमिलर है, तो सबस्ट्रेट भी तो ट्राई करेगा एक्टिव साइट के साथ बाइंड करने की, और इनहिबिटर भी क्या करेगा, ट्राई कोशिश करेगा बाइंड करने की एंजाइम के साथ, ठीक है। अगर इनहिबिटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम होगी तो इनहिबिटर का ज्यादा चांस होगा एक्टिव साइट के साथ बाइंड करें, क्योंकि इस केस में अब इनहिबिटर जो है उसको कंपटीशन करना पड़ रहा है किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ एक्टिव साइट के साथ बाइंड करने के लिए, इसको हम इसलिए हम इसको कहते हैं कम्पिटिटिव इनिबिशन। और जो मॉलिक्यूल्स कम्पिटिटिव इनिबिशन करते हैं उनको हम कहेंगे ये कम्पिटिटिव इनिबिटर्स है, यानी ये सिमिलर टू होते हैं, सिमिलर इन शेप होते हैं टू द सबस्ट्रेट। दूसरी होती है नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन। अब नाम से जाहिर है कि इसमें कंपटीशन नहीं हो रहा, उस केस में क्या होता है बच्चों, जो इनिबिटर होता है ना वो एक्टिव साइट पे नहीं बाइंड करता एंजाइम के साथ, बल्कि वो एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट होती है एंजाइम की, एलोस्टेरिक साइट, वहां पे जाके बाइंड कर जाता है, ठीक है। जब वो वहां पे जाके बाइंड करेगा तो वो क्या करेगा, उसके स्ट्रक्चर के अंदर कुछ कन्फर्मेशन यानी चेंजेस कर देगा। जब चेंजेस करेगा तो उसकी एक्टिव साइट थोड़ी डिसरप्ट हो जाएगी, तो अब उसके साथ सबस्ट्रेट आके बाइंड नहीं कर सकेगा और उसको वो क्या करे, इनहिबिट कर दे। क्योंकि इस केस में जो इनहिबिटर है वो जो है उसको कंपटीशन नहीं करना पड़ा सबस्ट्रेट के साथ के बाइंड करने के लिए एक्टिव साइट पे, इसके क्योंकि वो बाइंड करके जाके एलोस्टेरिक साइड में, इसलिए हम इसको कहते हैं ये नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन है। इनिबिट तो उसने फिर भी कर दिया, वो एलोस्टेरिक साइड पे जाके बाइंड किया, उसने एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर दिया है, यानी एक्टिव साइड का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है, और उसके साथ आकर सबस्ट्रेट अब बाइंड नहीं कर सकता, वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता, तो इसलिए इसको हम कहते हैं ये नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन है। और जो मॉलिक्यूल्स नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन परफॉर्म करते हैं वो नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर्स है। अब कह रहा है कि जो कम्पिटिटिव इनिबिटर्स, कम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिटर्स है मॉलिक्यूल्स है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्पिटिटिव इनिबिटर्स इज, कम्पिटिटिव इनिबिटर्स वो हैं, उनकी बात कर रहा है जो जो सिमिलर टू इन शेप होते हैं टू सबस्ट्रेट। तो पहली इंपॉर्टेंस है इस पोल लॉक एंड की प्रोसेस के, अब बच्चों हमने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में कि एंजाइम के एक्शन के दो मॉडल हैं, एक है लॉक एंड की मॉडल हमारे पास और एक है हमारे पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि एंजाइम की जो रिजिड होता है, एक्टिव साइड रिजिड होती है, उसकी जो शेप होती है वो फिक्स होती है, और इसलिए एक पार्टिकुलर सबस्ट्रेट ही उसके साथ आके बाइंड कर सकता है, ठीक है। जबकि इंड्यूस फिट मॉडल कहता है कि जो एंजाइम की एक्टिव साइड होती है वो रिजिड नहीं होती, रेदर कहती है कि वो अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है एज अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, ठीक है। तो इसलिए उस केस में क्या होता है कि एक से ज्यादा सबस्ट्रेट भी बाइंड कर सकता है एक्टिव साइड। तो अब कह रहे हैं क्योंकि आप कम्पिटिटिव इनिबिटर्स में जो इनिबिटर होता है वो सिमिलर इन शेप टू सबस्ट्रेट होता है, इसलिए इट्स फॉर लॉक एंड की हाइपोथेसिस। नंबर टू, it shows that substances which are similar to substrate are not acted upon by a enzyme। इसके अलावा ये बताता है कि वो एंजाइम्स यानी वो सब्सटेंसेस जो सबस्ट्रेट से सिमिलर होते हैं उनके ऊपर एंजाइम एक्ट नहीं करता, ठीक है। यानी अगर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो उसको तो एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन उससे कोई सिमिलर शेप वाला मॉलिक्यूल अगर उसके साथ बाइंड करेगा तो वो बाइंड होकर प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होएगा, बल्कि वो उसके साथ बाइंड कर देगा, ठीक है, और उसके साथ बाइंड नहीं रहेगा और एंजाइम में अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा। तो कह रहा है कि ये बताता है कंटिन्यू इनिबिटर्स ये भी बताते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट से सिमिलर है तो उस पर एंजाइम एक्ट नहीं करते। थर्ड पॉइंट इज कम्पिटिटिव इनिबिटर्स आर यूज्ड एज ड्रग्स इन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। जो कम्पिटिटिव इनिबिटर्स हैं इनको हम एज ड्रग्स भी यूज करते हैं टू कंट्रोल बैक्टीरियल पैथोजन, बैक्टीरियल पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए। एंटीबायोटिक्स नाउन एज सल्फोनामाइड्स आर यूज्ड टू कॉम्बैट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब साइनाइड्स एज इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। कह रहा बच्चों एक्सप्लेन करें कि जो साइनाइड्स हैं वो इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं। अच्छा बच्चों, जो हमारे पास होती है ना कम्पिटिटिव इनहिबिशन, वो रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल का मतलब है कि वो हम वापस भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये है कि अगर कोई कम्पिटिटिव इनहिबिटर जाके बाइंड करके ना एंजाइम के साथ, क्योंकि वो सिमिलर टू होता है सबस्ट्रेट, इसलिए वो जाके बाइंड कर रहा है, लेकिन वो एंजाइम तो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा।
लेकिन अगर क्या हो कि सबस्ट्रेट अवेलेबल हो या सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तो वो क्या होगा कि जो कम्पिटिटिव इनिबिटर मॉलिक्यूल है वो एंजाइम से रिमूव हो जाएगा और सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड हो जाएगा, यानी और दोबारा से एंजाइम क्या करेगा, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। जो कम्पिटिटिव इनिबिशन होती है ना वो रिवर्सिबल होती है ऑलवेज, जबकि जो नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन है ना ये रिवर्सिबल भी होती है और इरिवर्सिबल भी, यानी ये रिवर्स हो भी सकती है या और रिवर्स नहीं भी हो सकती। रिवर्सिबल का क्या मतलब है कि अगर कोई नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर जाके बाइंड किया है और वो क्या किया है, ठीक है, उसने टेम्परेरीली एंजाइम की एक्टिविटी को रोक स्टॉप कर दिया है और बाद में जब वो डी जो है वहां से रिमूव हो गया है नॉन कम्पिटिटिव, तो एंजाइम ने अपनी एक्टिविटी दोबारा स्टार्ट कर ली, तो ये रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर था। लेकिन अगर क्या हो गया, अगर कोई नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर जाके परमानेंटली बाइंड कर गया एंजाइम के साथ और एंजाइम का उसने परमानेंटली क्या कर दिया है, डीनेचर कर दिया है और वहां से वो रिमूव नहीं हुआ, ठीक है, यानी परमानेंटली अटैच हो गया, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये कौन सी इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन थी, ठीक है। तो कह रहा है कि एक्सप्लेन करें कि जो साइनाइड्स हैं ये इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर्स होते क्या है। An irreversible, non-competitive enzyme inhibitor destroys enzymes by altering its shape so that the substrate cannot bind to the active site। कह रहा है कि जो इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो क्या करता है कि एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देता है बाय अल्टरिंग, यानी चेंजिंग, बाय चेंजिंग इट्स शेप, उसकी शेप चेंज कर देता है। सो सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड टू एक्टिव साइट, तो सबस्ट्रेट जो है उसके एक्टिव साइट बाइंड नहीं कर सकता। द एग्जांपल्स ऑफ irreversible non-competitive inhibitors include cyanides and salts of elements। कह रहा है कि वो एग्जांपल्स के इनहिबिटर्स की कि जो एज इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं कि यानी जो एंजाइम की शेप को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो कौन कौन से हैं, वो साइनाइड्स हैं और हैवी मेटल्स के सॉल्ट्स हैं। साइनाइड्स, अब साइनाइड्स क्या होते हैं, साइनाइड्स आर potent poisons of living organisms because they can kill an organism by inhibiting cytochrome oxidase essential for cellular respiration। बच्चों कह रहा है कि साइनाइड्स क्या हैं, पोटेंट पॉइजन हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, क्योंकि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल भी कर सकते हैं, किस तरह, बाय इनहिबिटिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, एक एंजाइम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये इसको इनहिबिट करते हैं जो किसके लिए जरूरी है, जो रिस्पायरेशन के लिए जरूरी है, ठीक है, उसको ये स्टॉप कर देते हैं। दे ब्लॉक द एक्शन ऑफ दीज एंजाइम्स बाय कंबाइनिंग विद आयरन विच मे बी प्रेजेंट इन प्रोस्थेटिक ग्रुप। कह रहा है कि अब ये इन एंजाइम की एक्टिविटी को कैसे स्टॉप करते हैं या ब्लॉक करते हैं, बाय कंबाइनिंग विद, ये किसके साथ कंबाइन कर देते हैं, आयरन के साथ, विच इज प्रेजेंट इन प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो इनके प्रोस्थेटिक ग्रुप में आयरन प्रेजेंट होती है ये उसके साथ जाके बाइंड कर देते हैं और इसकी एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।